आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। यह है इंडिया में आज बात करेंगे इंडिया फाइट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन, होप्स एंड चैलेंजेस की। जी हाँ, माल न्यूट्रिशन बीमारियों की वो कैटेगरी है जो अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों वजहों से हो सकता है। इसे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के मुल्क माल न्यूट्रिशन को मॉडर्न वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज समझ रहे हैं। हमारे मुल्क भारत में सरकार ने माल न्यूट्रिशन के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया है, जिसे एक कलेक्टिव नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर देखा जा रहा है। और इस जंग में सरकार, कोऑपरेट्स, कम्युनिटी और हर एक इंडिविजुअल शामिल हो गया है। तो क्या है माल न्यूट्रिशन के खिलाफ भारत की जंग के ऐलान का मतलब और क्या है इसके चैलेंजेस? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण कुमार, और साथ ही मौजूद हैं सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर सीमा पुरी, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी भी हैं। आप दोनों का स्टूडियो में वेलकम है। थैंक यू। आपको हम बता दें कि अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो हम आप दोनों का स्टूडियो में वेलकम करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया फाइट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन की। तो सबसे पहले डॉक्टर प्रवीण कुमार, आपसे समझना चाहेंगे कि ये माल न्यूट्रिशन आखिर है क्या? ओके, तो जैसा आपने पूछा है माल न्यूट्रिशन, इसमें ना दो वर्ड सम्मिलित है। एक तो पहला है माल एंड दूसरा है न्यूट्रिशन। तो इससे हम ऐसे समझते हैं कि जब भी न्यूट्रिशनल स्टेटस हमारा नॉर्मल नहीं है तो उसे हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये दोनों टर्म है इसमें कि अंडर न्यूट्रिशन भी हो सकता है और ओवर न्यूट्रिशन भी हो सकता है। तो ये दोनों को इंगित करता है। जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं लेस देन 5 ईयर की, तो वहाँ पे ज़्यादातर माल न्यूट्रिशन टर्म हम अंडर न्यूट्रिशन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि उस एज ग्रुप में अंडर न्यूट्रिशन ज़्यादा कॉमन है। बट जैसे जैसे एज आगे की तरफ बढ़ता है, अगर एडोलेसेंट एज की बात करें या एडल्ट्स की बात करें, तो वहाँ पे आपको 3 प्रकार की जो है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम दिखती हैं कि अंडर न्यूट्रिशन हो सकता है, और जो है हम राइजिंग ट्रेंड देखते हैं ओवरवेट और ओबेसिटी का, तो ये उभरता हुआ हमारा प्रॉब्लम है। और तीसरा जो हम हिडन हंगर बोलते हैं वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, जिसके अंदर खून की कमी, जैसे आयरन की कमी से या कुछ अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से जो प्रॉब्लम होती है, इसे माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कहते हैं। जब ये तीनों को एक साथ देखें तो इसे हम ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, जो अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को इंडिकेट करता है। अब जब अंडर न्यूट्रिशन की बात करें तो वहाँ भी 3 तरह की जो है हम टर्म यूज़ करते हैं। एक तो है कि अगर सिर्फ आप वेट को देखें उम्र के अनुसार और जेंडर के अनुसार, तो हम ये बोलते हैं कि उनका वज़न उनके उम्र और जेंडर के अनुसार कम है या बहुत ज़्यादा है, तो हम अंडर वेट या ओवर वेट टर्म यूज़ करते हैं। अगर उनकी हाइट अगर अपने उम्र के अनुसार और जेंडर के अनुसार बहुत कम है तो हम स्टंटिंग बोलते हैं या शॉर्ट स्टेचर बोलते हैं। और अगर एक हाइट के लिए एक तीसरा प्रकार जो हमें जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, उसे हम वेस्टिंग बोलते हैं या सीवियर वेस्टिंग बोलते हैं। और वो उसको समझना इसलिए ज़रूरी है पार्टिकुलरली लेस देन 5 ईयर के बच्चों में, क्योंकि इनमें अगर सीवियर वेस्टिंग हो तो उनमें कई तरह की प्रॉब्लम जो है ज़्यादा देखी जाती है, उनकी मृत्यु की संभावना ज़्यादा होती है। अगर वो निमोनिया, डायरिया ऐसी वाली बीमारी पकड़ लें तो उनमें मृत्यु की संभावना ज़्यादा होती है, जिसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कई कार्यक्रम चल रहे हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। जी बिल्कुल। डॉक्टर सीमा, आपसे समझना चाहेंगे कि हमने जाना माल न्यूट्रिशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। आप रोज़मर्रा में जब इन चीज़ों को हैंडल करती हैं तो आप क्या देखती हैं, किस तरह के केसेस ज़्यादा हैं और क्यों? देखिए, अंडर न्यूट्रिशन बच्चों में 5 साल से कम, जैसे डॉक्टर प्रवीण ने बताया, काफ़ी प्रचलित है। और इंडिया में हम देखते हैं कि जैसे स्टंटिंग है, जो उम्र के हिसाब से जिनका कद कम है, वो अबाउट 37% है। और इसके अलावा अनीमिया है, जो कि हिडन हंगर जैसे बोला, तो उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। वो जैसे लेडीज़ में बहुत कॉमन होता है, औरतों में बहुत कॉमन होता है। सिम्टम शुरू में कुछ दिखते नहीं है, लेकिन थकावट होती है, काम करने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, वही काम करने में धीरे धीरे ज़्यादा समय लगता है, थकावट महसूस होती है, वीकनेस महसूस होती है। तो ये एक बहुत अनस्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जिससे कि कभी ध्यान नहीं दिया जाता है।
लेकिन जैसे बताया गया है कि जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारा खान पान चेंज हो रहा है, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी कम हो रही है, तो मोटापा भी आ रहा है जी। और आजकल आप देखेंगे कि राइजिंग ट्रेंड है स्पेशली अर्बन एरियाज़ में, शहरों में, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है तो मोटापा ज़्यादा हो रहा है जी। और वो भी बच्चों में आजकल एक कंसर्न हो गया है कि बच्चों में भी हमें ध्यान से उनके खान पान और लाइफस्टाइल को देखना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि दिखाई देती हैं और इंटरेस्टिंगली ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, जैसे ट्रिपल बर्डन ऑफ मैलन्यूट्रिशन आप कह रहे हैं कि एक ही घर में जैसे हो सकता है कि माता जो है वो मोटापा के शिकार है लेकिन बच्चा स्टंटेड है जी। या मदर को एनीमिया है और बच्चा ओबीस है, तो एक ही रहन सहन में, एक ही लाइफस्टाइल में मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं जी। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो रहा है जी। तो इंडिया में किस तरह के केसेस आ रहे हैं वो भी हमने जाना। डॉक्टर प्रवीण, आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न, अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चों में आमतौर पे किस तरह के मेल न्यूट्रिशन आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं और इसके पीछे क्या आपको रीज़न नज़र आता है? जी, तो जो भारतवर्ष में जो माल न्यूट्रिशन देखी जाती है वो थोड़ा दूसरे देशों के बनिस्बत अलग सा है। एक तो सबसे पहला जो प्रमुख कारण है कि कई बार हमारे माताएं उनका अगर पोषण स्तर अच्छा नहीं होता तो उनके बच्चे का वज़न जितना होना चाहिए, जो नॉर्मल वज़न, उससे कम होता है। जैसे लो बर्थ वेट है, तो जो बच्चे लो बर्थ वेट होते हैं वो थोड़ा माल न्यूट्रिशन आगे भी उनका जो है चलता रहता है। और दूसरा जो प्रमुख कारण देखा गया है वो है इनएप्रोप्रिएट फीडिंग प्रैक्टिसेस। जैसा हम जानते हैं कि 6 महीने से छोटे बच्चों को माँ का स्तनपान ज़रूरत है और अगर उसे स्तनपान ठीक से मिले, केवल स्तनपान की बात कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, तो उनके बच्चे जो है सेहतमंद होते हैं। और अगर किसी कारण से माँ अपना स्तनपान नहीं करा पाती पूरा और अगर उसे ऊपरी कुछ आहार दी जाती है तो उन्हें कुपोषण होने का डर ज़्यादा होता है। दूसरा जो प्रमुख कारण है, कई बार जो जैसा हमें पता है कि 6 महीने से अगर बच्चा जैसे ही 6 महीने का पूरा होता है तो उसे संपूरक आहार की ज़रूरत होती है, जिसे हम कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। अगर उसमें देर हो जाए शुरुआत में या उसकी गुणवत्ता में कमी हो तो इन दोनों कारणों से जो माल न्यूट्रिशन है या कुपोषण का ऑनसेट होता है। और भारतवर्ष में ये देखा गया है कि ज़्यादातर कुपोषण का एक सेकंड पीक जो आता है वो 6 मंथ टू 18 मंथ वाले बच्चों में आता है, जहाँ पे ये बच्चे अपने माताओं और परिवारजनों पे निर्भर होते हैं कि उनके खाने पीने का ध्यान उनके घर वालों को देखना होता है। और कई बार जानकारी के अभाव में या कुछ और कारणों से उसकी जो सेहत के लिए जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, तो उसके कारण होता है। तीसरा एक प्रमुख कारण है कि कुछ बीमारियां हैं जो आंतों को प्रभावित करती है और उनमें अगर मान लीजिए कि न्यूट्रिशन पूरा भी जा रहा है और उसका अवशोषण ठीक नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है इंटेस्टाइन से, तो उसके वजह से भी बच्चे कुपोषित होते हैं। तो जैसे प्रमुख कारण एक ट्यूबरकुलोसिस है, दूसरा जो है HIV की बीमारी है और तीसरा जो है कुछ हमारे जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे हमारे दिल्ली है, यूपी है, इन जगहों पे अगर एक सीलियक डिजीज जैसे ग्लूटेन से उनकी सेंसिटिविटी होती है तो उनमें भी एक कुपोषण देखी जाती है। तो ये एक प्रमुख कुछ कारण है। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ता है वहाँ पे कुपोषण का कारण फिर यूज ऑफ जंक फूड है या अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, जैसा ये देखा गया है कि धीरे धीरे हमारे समाज में इसकी जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। लोग जो नेचुरल फूड से जो है आर्टिफिशियल फूड की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये है कि ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट रिच होता है और उसमें बाकी जो पोषण का ज़रूरत है वो पूरा नहीं हो पाता। तो वो भी एक प्रमुख कारण है और इन सभी कारणों के कारण बच्चे कुपोषित होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो हमने जाना कि बच्चों में किस तरह से मेल न्यूट्रिशन होता है और क्या रीजंस रहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर सीमापुरी कि आपको क्या दिखाई देता है, क्या वजह है, क्यों, अगर हमने तो बात की चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन की, एडल्ट्स में भी देखने को मिलता है, तब वहाँ पे क्या रीज़न रहता है? देखिए अडल्ट्स में जैसे मैंने पहले भी कहा कि इट इज़ दी चेंजिंग लाइफस्टाइल। हमारा जो रहन सहन है उसमें बहुत बदलाव आया है, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। सेडेंट्री टीवी के सामने, कंप्यूटर के सामने, मोबाइल फ़ोन के सामने हम सारा टाइम गृहस्थ रहते हैं, बेशक वो प्रोफेशन में हो, बेशक वो घर पे हो। तो उस वजह से हमारी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है।
दूसरी बात ये है, जैसे ये एक्सपोजर टू जंक फूड, एक्सपोजर टू अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, और जैसे डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है वो एक तो कार्बोहाइड्रेट रिच है और उसमें फ़ैट और शुगर और सॉल्ट तीनों चीज़ों का ज़्यादातर आम तौर पे अधिक मात्रा में वो होते हैं। तो इसलिए इनके खान पान से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, हार्ट डिजीज़ है, इन चीज़ों के लिए हमारा रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है जी। तो जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसको हमें थोड़ा ऑल्टर करना पड़ेगा इफ़ वी वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ। तो डॉक्टर प्रवीण, ये माना जाए पहले जैसे कहा जाता था कि गांव देहात में ज़्यादा माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, लेकिन अब ओबेसिटी अगर हम देखें तो वो तो मेट्रोज में भी देखने को मिलता है, क्या कहेंगे आप? नो, ये बिल्कुल ठीक है। दोनों ही प्रकार की जो कुपोषण है, आप अंडर न्यूट्रिशन की बात करें या ओवर न्यूट्रिशन की, दोनों ही अर्बन पॉपुलेशन में भी देखी जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि कई बार जो है इनअप्रोप्रिएट फीडिंग प्रैक्टिसेस की समस्या जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि गांव देहातों में है, ये अर्बन पॉपुलेशन में भी देखी जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो ये और जैसा मैंने आपको बताया कि लोग जैसे जैसे धीरे धीरे अपने नेचुरल फूड या घरों के फूड के अलावा जो है बाहरी खानों पे ज़्यादा जो है ध्यान करने लगे हैं। जब से ये आपके डोर डिलीवरी हो गई खाने की, तो वहाँ पे क्या है कि लेट नाइट तक जो है आपकी डिलीवरीज होती है फूड की। एंड जैसा मैडम ने भी बताया आपको, ये ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच है, तो इनमें जो है प्रोटीन की मात्रा कम होती है, फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, और इनसे जो है कुपोषण, दोनों तरह के कुपोषण देखी जाती है। और जो बाकी जो हमारे रोज़ के दिनचर्या में जो बदलाव आया है उसकी वजह से है, हम लोग सब सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, इन सब का जो है मिला जुला है। ये दोनों अर्बन और आपको सुदूर गांव देहातों में भी अब चिप्स के पैकेट्स और बाकी जो है जितने भी ये अल्ट्रा प्रोसेस और जंक फूड है वो भी देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन तक लिमिटेड है अभी के समय। ये जो है सुदूर गांव देहातों में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारे पैकेट्स दिखते पड़ेंगे। जो पहले हम लोग जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या बाकी चीज़ों पे जो लोग होते थे, वो अब जो है उसका वो ये पैकेज वाले फ्रूट्स और बाकी चीज़ों पे खर्च करते हैं, बिल्कुल, जिससे पोषण पे असर पड़ रहा है। या जी, तो बाहर का खान पान ज़्यादा बढ़ गया है और घर का खाना कम हो गया है। डॉक्टर सीमापुरी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर घर का खाना खाते हैं तो क्या वो सारी डाइटरी जो नीड्स होती हैं, न्यूट्रिशनल जो नीड्स होती हैं, वो पूरा करता है? कोई गाइडलाइंस हैं इसके लिए? हाँ, देखिए, ICMR ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस दिए हैं, जिसमें उन्होंने एक थाली बताई है कि अंदाजे से आपको दिन में कितना अनाज खाना चाहिए, कितना फल सब्जी खाना चाहिए, तेल वगैरह खाना चाहिए। हमारा जो भारत का जो डाइट है, ट्रेडिशनली बहुत डाइवर्सिटी थी, बहुत विभिन्नता थी। जैसे कि अगर हम अनाज भी खाते थे तो गेहूँ, चावल, बाजरा, ज्वार, हरी सब्जियां होती थी, तो हर एरिया में, हर रीजन में अलग अलग किस्म की सब्जियां थी। तेल भी कुछ खाना किसी तेल, सरसों के तेल में बनता था, कोई सब्जी नॉर्मल तेल में बनती थी, घी का तड़का लगता था खाने में। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ का मिश्रण होता था हमारे थाली में जी। और वो एक हेल्दी प्रैक्टिस थी। अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे हम लोग मॉडर्नाइज होते गए तो वो प्रैक्टिस कुछ पीछे छूट गई है जी। और हम सिर्फ जैसे अनाज में सिर्फ गेहूं खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, जो लघु अनाज हैं जैसे मिलेट्स जिन्हें कहते हैं, अब थोड़ा प्रचार उनका पिछले 2-3 सालों से बढ़ गया है, लेकिन हमने वो विभिन्नता छोड़ दी है। अगर हम यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चों को पूछते हैं कि वो क्या सब्जी खाते हैं, तो आप कॉमन आंसर ये है कि हम आलू खाते हैं जी। उसके अलावा उनको बाकी सब्जियों का कोई अंदाज़ा नहीं है। तो अगर हम वही ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को अपनाएं कि हम अपने डाइट में विभिन्नता लाएं जी। और हर कैटेगरी में विभिन्न विभिन्न चीज़ें खाएं, तो उससे हमारा काफ़ी पोषण हमें उस डाइट से मिल जाएगा। हमें कुछ खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है या कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें। आजकल हम इम्पोर्टेड फ्रूट खरीदते हैं, इम्पोर्टेड वेजिटेबल्स खरीदते हैं कि वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं, लेकिन हमारे गांव में हमारे जो लोकल इंडिजिनस वाइल्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं जी। जैसे आप देखिए फालसा है या शतूत है, दे आर एज न्यूट्रिशियस जो कि आप ब्लूबेरी या चेरी या कुछ आप इम्पोर्टेड खरीदेंगे जी। लेकिन एक वो फैसिनेशन है कि वो ज़्यादा महंगा है
इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा जी। लोकली प्रोड्यूस जो फूड है उसे कंज्यूम करना चाहिए, सीजनल एंड लोकली अवेलेबल। जी, तो सीजनल और लोकली अवेलेबल फूड को कंज्यूम करें, उससे आपकी काफ़ी डाइटरी नीड्स जो हैं वो पूरी होती हैं। डॉक्टर प्रवीण, क्या गवर्नमेंट इसके लिए क्या कुछ कर रही है, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वो समझना चाहेंगे। हमारी सरकार की तरफ से कई तरह की जो प्रोग्राम्स हैं वो है, और अगर हम देखें तो जो शुरुआत वाले लो बर्थ वेट के बच्चे हैं उनके लिए जो हमारी हेल्थ वर्कर्स हैं वो घरों में जाते हैं, ताकि उनकी अगर किसी माताओं को कोई माता है जिसको कि ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम हो रही हो, तो हमारी HbA1c विजिट्स बोलते हैं, जिसमें ये हेल्थ वर्कर्स आशा बहनें जो है उनके घरों में जाते हैं और माताओं को सहयोग करते हैं, और साथ साथ उन्हें ज़रूरी सलाह देते हैं, जिसमें हाइजीन के बारे में बात करते हैं, उनकी जो है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करते हैं, और कोई भी समस्या होती है तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। साथ साथ पिछले कुछ सालों से ये जो HbA1c की विजिट थी उसमें कुछ और एडिशनल विजिट्स हैं जिसको हम HbYC विजिट्स हैं, जहाँ पे ये कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में टाइमली इनिशिएशन है, फिर उनके खाने में विविधता के बारे में जानकारी ये भी दी जाती है। दूसरे तरफ जो है हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ WCD है, जो वहाँ से भी कई प्रोग्राम्स है, और जैसे हमें पता है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं हमारे कंट्री में अलग अलग जो गांवों और सुदूर देहातों तक भी, वहाँ से उन बच्चों के पोषण स्तर को मॉनिटर किया जाता है, जिसे पोषण ट्रैकर पे डालते हैं, और ये सारा कुछ आजकल डिजिटलाइज है, और साथ साथ सरकार के तरफ से टेक होम राशन दी जाती है, ताकि उनके खाने में जो उनकी एनर्जी और प्रोटीन की मात्रा है और उनकी जो आवश्यकता है उसको पूरी की जाए। साथ साथ कई अलग तरह की भी ये कुपोषण जो बच्चे हैं उनके लिए मोर देन 1000 करीब करीब 1100 जो है न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, जो विभिन्न राज्यों में स्थित हैं, और अगर किसी कारण से जो हमारे प्रिवेंटिव जो है मेजर्स है, अगर सपोज करिए कि वो फेल करता है और बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, तो उनके इलाज के लिए भी सरकार की तरफ से व्यवस्था है, जहाँ पे इन बच्चों को भर्ती की जाती है, उनका जो है पोषण का देखभाल किया जाता है, उन्हें थेरेप्यूटिक डाइट दी जाती है, और उनकी देखभाल की जाती है। साथ साथ माताओं को खाने के बारे में जानकारी दी जाती है, बच्चों के केयर के बारे में जानकारी दी जाती है, और इसका पूरा एक प्रोटोकॉल है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में ये सारे सेंटर्स काम करते हैं NHM के अंदर में, और इन बच्चों की देखभाल की जाती है। तो इस तरह से सरकार की तरफ से कई प्रयास है, और जैसे आपको पता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी कुछ जो बढ़ती हुई ओवरवेट और ओबेसिटी की प्रॉब्लम है उसके बारे में जानकारी और इसके बारे में भी जागरूकता के रूप में काम कर रहे हैं, और बाकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं वो भी जो है ओबेसिटी और ओवरवेट ओबेसिटी को कैसे बचाना है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो गवर्नमेंट तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स चला रखे हैं, उसने बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है, स्कीम्स हैं उसके, लेकिन डॉक्टर सीमा पुरी, अगर हम आम आदमी की बात करें, कॉमन मैन की बात करें, तो वो क्या कुछ कर सकता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, जिससे कि ये मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को हैंडल किया जा सके? देखिए, कई चीज़ें हैं जो सरकार कर रही है, और उसका बेनिफिट लेने के लिए भी हमें जागरूक होना पड़ता है। हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट क्या ऑफ़र कर रही है। जैसे डॉक्टर प्रवीण ने बताया, पर इसके अलावा एक PM पोषण अभियान है, प्रधानमंत्री पोषण अभियान, जिसके जन आंदोलन है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स हैं, कुछ आपको प्रवीण जी ने बताई हैं। और इसके अलावा आप लोगों को शायद पता होगा, आंगनवाड़ी सेंटर में सप्लीमेंट्री फूड भी मिलता है, टेक होम राशन भी है, जिससे कि छोटे बच्चे जो हैं 3 साल से कम और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को खाना मिलता है, जिससे कि उनके घर में अगर एनर्जी और प्रोटीन का गैप है, खाने से पूरा नहीं होता है, वो उससे पूर्ण हो सकता है। ऐसे ही स्कूल्स में बच्चों को मिड डे मील प्रोग्राम मिलता है, जिससे भी बच्चों को एनर्जी और प्रोटीन के सोर्सेज मिलते हैं। थोड़ा उसको रिफाइन करा जा रहा है, जिससे कि हम उसको, जो हिडन हंगर की बात हुई थी, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन, विटामिन ए वगैरह को भी मिल सकता है। इसके अलावा विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, जो स्कूलों में भी बच्चों को आयरन, विटामिन ए के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, छोटे बच्चों को, नॉट स्कूल्स, एंड स्कूल्स में वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन होता है। तो वो भी एक प्रोग्राम है जिसको हम अवेल कर सकते हैं।
बाकी आप सबको पता होगा कि आयोडाइज युक्त नमक मिलता है, वो भी एक बहुत फोर्टिफिकेशन का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो पूरे देश में है और कई सालों से चल रहा है। तो इससे हमें आयोडीन की कमी से हमें बचाव मिलता है। तो ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रही है और इन सब प्रोग्राम्स में एजुकेशन या अवेयरनेस क्रिएशन बहुत ज़रूरी है जी। तो उसके लिए भी बहुत प्रयत्न होते हैं, जैसे विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेज हैं, पोषण माह एक पूरा सितंबर का महीना गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है जहाँ पे हम पोषण के बारे में एजुकेट करते हैं लोगों को। ओबेसिटी से या मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए कैंपेन है ईट राइट कैंपेन जो FSSAI चलाता है, जिसमें हेल्दी ईटिंग के बारे में बताया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अवेल कर सकते हैं और बाकी उन चीज़ों की या उन नॉलेज या उस ज्ञान को लेकर हम अपने डाइट को ज़रूर इम्प्रूव कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो तमाम तरह के इनिशिएटिव्स हैं जो कि सरकार ने चला रखे हैं, तमाम तरह की स्कीम्स हैं जिसके बारे में हमने जाना और आप उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं ये भी हमने समझा। लेकिन डॉक्टर प्रवीण, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या बेयर मिनिमम एक आम आदमी कर सकता है अपनी लाइफस्टाइल में ऑल्ट्रेशन करके, या नया साल शुरू हुआ है हम न्यू ईयर रेगुलेशन बना सकते हैं कि आप क्या कुछ चेंज कर सकते हैं, क्या माइनस कर सकते हैं, क्या एड ऑन कर सकते हैं? तो देखिए, दोनों प्रकार की जो कुपोषण है, चाहे वो अंडर न्यूट्रिशन है या ओवर न्यूट्रिशन है, दोनों का जो इलाज है वो एक ही है, वो है इसेंशियल न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस, जो जिसको हम कहते हैं कि जो हमें करना चाहिए। तो हम जन्म के बाद से शुरू करते हैं कि छोटे जो बच्चे हैं पहले तो उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है 6 मंथ तक ये ज़रूरी है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों अंडर न्यूट्रिशन को भी बचाता है और होने वाले आने वाले समय में अगर जो मोटापा है या जो बाकी की जो प्रॉब्लम्स हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, इन सब से बचाव में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा कारगर है। और इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस है कि इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है जी। सेकेंड जो है, जैसे ही 6 मंथ हो गया बच्चे का तो उसके वो संपूरक आहार शुरू करनी होती है और साथ साथ उसे कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स दी जाती है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो है आयरन की सप्लीमेंटेशन जो है 6 मंथ से ऊपर के बच्चों को दी जाती है बाई वीकली। तो वो उसके साथ मदर्स को या केयर गिवर को एडहेयर करना चाहिए और उन्हें देना शुरू करना चाहिए, जो एनीमिया से बचाता है जी। तो तीसरा इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए ज़रूरी है समझना, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कि हमारा जो खाने का है वो जो उम्र के अनुसार जो रिकमेंडेशन है ICMR NIN की, जो हम न्यूट्रिशनल जो हमारा इंस्टीट्यूट है और जहाँ से हमने दिया है, उन्होंने लास्ट 2024 में भी इसके बारे में जो गाइडलाइन दी है उसको एडहेयर करना चाहिए। उसमें क्या है? उसमें है कि खाने की मात्रा उम्र के अनुसार ठीक होनी चाहिए, खाने में विविधता होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ खाने की विविधता में कमी है तो वो जो है ज़रूरी है। तीसरा जो है, हमें जंक फूड से बचना है और चौथा हमें फिजिकल एक्टिविटी जो है इंक्रीज करनी है। जब हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारा ये मकसद होता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी 1 आवर 45 मिनट्स टू 1 आवर जो है आउटडोर गेम है। खेलने का ये मतलब नहीं है कि घर में जो है वो मोबाइल में कोई गेम खेल रहे हो। उनको कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है जिसमें कि उनका फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि बाहरी आउटडोर गेम हो, साइकिलिंग है, कुछ डांस है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, फुटबॉल है, इस तरह की गेम्स में उनको इंगेज करना है। और सिमिलरली एडल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव होगी तो उससे जो है आने वाली जो ओवरवेट, ओबेसिटी या जो बाकी की समस्याएं हैं, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या जो हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस की सब समस्याएं हैं, उन सब में कमी आती है। इसके स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस है। और ये जब हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो इसका जो यूजुअली रिकमेंडेशन है कि मिनिमम 30 मिनट्स एवरी डे there should be physical activity which should be in form of brisk walk और वो एटलीस्ट वीक में 5 days आउट ऑफ 7 days जो है होना चाहिए। तो ये हमारे लिए समझने की ज़रूरत है कि जो हम खाते हैं और जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, दोनों का बैलेंस हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आप सपोज करिए कि हमारा न्यूट्रिशन इनटेक कम है तो तब भी हम कुपोषित होंगे। हमारा अगर ज़्यादा है और हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो तब भी कुपोषण होगा। तो जो हम खा रहे हैं अगर वो पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो वो हमारे में ओवरवेट और ओबेसिटी करेगा। तो इसलिए ये बैलेंस ज़रूरी है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है
वो है कि हमारे को एडिक्वेट स्लीप चाहिए। सो एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स जो है स्लीप जो है ज़रूरी है। एंड फोर्थ है कि आप लोकल फूड आइटम्स पे कंसंट्रेट करें और जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड आइटम खाएं, ताकि जो बाहर की चीज़। चौथा जो इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हमें हमारी कंट्री में सॉल्ट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है जी, और स्वीटनिंग एजेंट्स हम ज़्यादा खाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में हमें कमी करने की ज़रूरत है, जो हमें सेहतमंद बनाएगी। तो ये कुछ जो देखा गया है, जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है, एविडेंस बेस्ड है, स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस है कि अगर इन चीज़ों को हम पालन करें तो इस बात की मैक्सिमम संभावना होगी कि हम सेहतमंद होंगे। थैंक यू। डॉक्टर प्रवीण, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया कि किस तरह से आप सेहतमंद रह सकते हैं, मेल न्यूट्रिशन ख़त्म हो सकता है। आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर सीमा, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो इसके बाद बहुत सी चीज़ें देखने को मिली हैं, जैसे आपने खुद भी कहा कि मिलेट के बारे में अब लोग अवेयर हो रहे हैं। वहीं पे ये भी देखने को मिला है कि सॉल्ट की अगर हम बात करें तो लोग पिंक सॉल्ट को इंक्लूड करने की बात कह रहे हैं। अगर हम शुगर की बात करें तो लोग उसको रिप्लेस करके गुड़ की चीनी की बात करते हैं। तो आपसे समझना चाहेंगे कि कितना इस पर बिलीव करना चाहिए और कैसे क्या सही है और क्या गलत है? हाँ, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि बहुत लोग आजकल सोशल मीडिया को ही गुरु मानते हैं जी, और जो सोशल मीडिया पे आ रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। देखिए, एक तो बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे कौन प्रेजेंट कर रहा है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्टेटस है, वो एक्सपर्ट है उस एरिया में कि नहीं। जी, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 किलो वज़न कम किया और वो वेट गुरु बन जाते हैं और बता रहे हैं कि कैसे वज़न। तो इनको ब्लाइंडली आप नहीं फॉलो करिए। साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड जो भी डेटा है या इंफॉर्मेशन है उसी को मानिए। आपने बात की पिंक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। देखिए, नमक तो नमक ही है जी, और सोडियम जो कि हार्मफुल है, जिससे कि हमें हाई ब्लड प्रेशर या बाकी अन्य बीमारियां होती हैं, वो सब में ही इक्वल क्वांटिटी में है। जी, तो कोई ज़्यादा हेल्दी नहीं है और कम हेल्दी है। इनफैक्ट अगर आप ये रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट वगैरह लेते हैं, ये आयोडाइज नहीं है, जी, तो आपके बॉडी को आयोडीन की कमी हो सकती है अगर आप इसको कंटिन्यूअस यूज़ में लें और सिर्फ यही वाला नमक खाएं। ऐसे ही बहुत सोशल मीडिया पे बहुत सारे रील्स आ रही हैं कि गुड़ बेटर है शुगर से। दोनों में शुगर की क्वांटिटी उतनी है, जी, कैलोरीज उतनी ही देते हैं, 1 ग्राम में 4 कैलोरीज देते हैं। और पहले जो ज़माने में होता था कि गुड़ में ज़्यादा लोहा होता है क्योंकि वो लोहे की कढ़ाइयों में पकता है और इसलिए वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, वो एक गलत फहमी है। क्योंकि जो उसमें आयरन अगर जा भी रहा है तो वो जो आयरन है वो एक कंटामिनेंट आयरन है और वो हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता है। तो इसलिए चीनी हो, गुड़ हो, अन्य कई फॉर्म्स हैं जो लोग कहते हैं, शक्कर है, बहुत सारी नई चीज़ें, अगर आप लेबल पे भी पढ़ेंगे किसी फूड प्रोडक्ट का, बहुत किस्म के नेम्स हैं जिससे कि लगता है कि ये चीनी नहीं है, ये कुछ और है, लेकिन वो सब हिडन शुगर है। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल इवन वाइल ईटिंग प्रोसेस्ड फूड विच आर रिच इन शुगर। जी, बिल्कुल। तो सोच समझ कर आप अगर सोशल मीडिया पर किसी को फॉलो कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए, जैसे कि डॉक्टर सीमा पुरी कह रही हैं। डॉक्टर प्रवीण, आपसे समझना चाहेंगे कि मेल न्यूट्रिशन की जो हम बात कर रहे हैं, फिजिकली तो इसमें होता ही है, जो आपने बताया, जो असर देखने को मिलता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या कॉग्निटिव भी होता है? अगर हम इंटरजनरेशनल इम्पैक्ट कहें, क्या वो भी होता है? इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है? और इम्पैक्ट किस तरह का इसका हो सकता है? नहीं, बिल्कुल, जो आपने बताया, एक तो पहला है कि जब हम कुपोषण की बात करें तो एक अंडर न्यूट्रिशन है। तो जब अंडर न्यूट्रिशन है तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब अंडर न्यूट्रिशन है तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है, बिकॉज इम्यूनिटी के लिए भी आपको प्रोटीन और इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अगर कुपोषण है अंडर न्यूट्रिशन के रूप में, तो वहाँ पे अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है, वो एक तो ज़्यादा टाइम लगता है उसको ठीक होने में, और दूसरा कि ससेप्टेबिलिटी भी हमारी ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा बार बीमार होने की डर होती है। तीसरी जो समझने की ज़रूरत है कि जब भी इन्फेक्शन होता है तो ये कुचक्र सा बन जाता है, और पार्टिकुलरली जो बच्चों में देखी जाती है, तो एक विशियस साइकिल है। जब बच्चा जो है को इन्फेक्शन होगा तो उससे जो है उसकी लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, उसको कुपोषण होगा, पोषण स्तर में बदलाव होगा, और जब पोषण स्तर कम होगा तो उसकी जो है ससेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो वो बीमार ज़्यादा होगा। तीसरा है कि जहाँ तक एक नॉर्मल बच्चा अगर सपोज करिए कि 3 से 4 दिन में ठीक हो जाएगा, तो इनको ज़्यादा समय लगता है।
तो एक समस्या तो ये है। बट अगर किसी कारण से आप समझ लीजिए कि उससे अगर हमने इलाज भी कर दिया तो लॉन्ग टर्म भी जो है ऐसा देखा गया है कि इनके जो मेंटल डेवलपमेंट है उसमें जो है कमी आती है, और जो एडल्टहुड प्रोडक्टिविटी है जो हम चाहते हैं कि हर एडल्ट का जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी कंट्री के लिए भी ज़रूरी है, उसमें भी कमी आती है। तो अगर कुपोषण को ठीक टाइम पे नहीं अगर आइडेंटिफाई किया गया और उनका इलाज नहीं किया गया तो इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है कि उनकी मेंटल डेवलपमेंट में भी कमी होगी और उसकी एडल्टहुड प्रोडक्टिविटी में भी कमी होगी। और दूसरा जो टाइप है जो ओबेसिटी का, तो अगर सपोज करिए कि ये ज़रूरी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि हर बच्चे का एक जो ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है उसको जो है हम लोग मापते हैं जो पीडियाट्रिशियन, और किसी भी जो बच्चे के डॉक्टर हैं अगर वो मापते हैं, या आंगनवाड़ी सेंटर में भी एक जो MCP कार्ड होती है वो दी जाती है जिस पे कि प्लॉट की जाती है। तो अगर बच्चे का जो वजन है वो सडनली जो है क्रॉस कर रहा है ऊपर या नीचे, तो हमें वो सचेत होना है कि उसका कारण ढूंढना है कि क्या है, और अगर हम उसी समय आइडेंटिफाई कर पाएँ और अगर कुछ इंटरवेंशन कर पाएँ तो उस बच्चे को हम ज़्यादा कुपोषित होने से भी बचा पाएंगे या ओबेसिटी से भी बचा पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम बच्चों की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को मॉनिटर करें, और जो हमारी रिकमेंडेशन है कि हर मंथ में छोटे बच्चों की वेट को रिकॉर्ड की जाती है और हर 3 से 6 महीने पे हम उनकी लंबाई उनको मापते हैं, ताकि हम उन अगर कुछ हिडन कुछ अगर उनमें प्रॉब्लम चल रही है तो उसको जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएँ, बिकॉज जितना ज़्यादा देर होगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और अगर ओबेसिटी और ओवरवेट को हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएँ तो फिर लॉन्ग टर्म जो जैसा मैंने बताया आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और अदर टाइप की जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ज़रूरी है कि इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करें। थैंक यू जी। डॉक्टर सीमा, ये तो बात हुई कि माल न्यूट्रिशन को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके उसे ट्रीट करना चाहिए, लेकिन हम उस प्रिकॉशनरी क्या कर सकते हैं? क्या जो मदर्स होती हैं जो उनको पहले से ही अच्छा खाना दिया जाए, क्या ये हो सकता है? या फिर ये कहें कि हाइजीन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है? और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें करने से मेल न्यूट्रिशन से बचा जा सकता है? हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और जैसे डॉक्टर प्रवीण ने कहा था कि मेल न्यूट्रिशन शुरू होता है जब बच्चा पैदा होता है और उसका अगर वज़न कम है, अगर वो लो बर्थ वेट है या वो प्री टर्म है, तो इसलिए ये इंश्योर करना कि जो बच्चा है वो नॉर्मल वेट का हो या अच्छे वेट का पैदा हो, तो हमें माँ की न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, पोषण का ध्यान रखना है। और माँ का अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या होता है कि जब तक वो प्रेग्नेंट होती है तो आमतौर पे वो 3 या 4 महीने के प्रेगनेंसी के बाद ही वो डॉक्टर के पास आती है। तो तब तक जो कुपोषण था उसकी वजह से बच्चे के बढ़ोतरी पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए प्री कंसेप्चुअल मेल न्यूट्रिशन मतलब जब माँ बनने से पहले ही उसका पोषण स्तर अच्छा होना चाहिए। और इसलिए जो अडोलेसेंट गर्ल है उसको हमें फोकस करना चाहिए, और डाइट के जो इंटरवेंशंस हैं वो तब से ही शुरू होने चाहिए। बेशक वो आयरन सप्लीमेंट्स हैं, बेशक वो डाइट अच्छी है, डाइट में वही बात है, डाइट में विभिन्नता, पोषण में विभिन्नता बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो डाइटरी गाइडलाइंस फॉलो करें, कुछ अमाउंट अनाज का खाएं, कुछ दालें या प्रोटीन के साधन हैं जैसे अंडा, मीट, चिकन, दाल, दूध, इसका कंजम्पशन हो, सब्जियां और फल हों, थोड़ा चीनी, गुड़ या तेल वगैरह उनकी मात्रा थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो, तो उसकी वजह से अगर वो डाइट कंटिन्यू रखेंगे तो वो जो लड़की है उसका पोषण स्तर अच्छा होगा। जब वो माँ बनेगी तो वो प्रेगनेंसी में एंटर करते ही उसका पोषण स्तर अच्छा है तो बच्चे की बढ़ोतरी पे प्रभाव पड़ेगा और बच्चा हेल्दी होगा। बच्चा हेल्दी होगा तो वो व्हेन द चाइल्ड ग्रोज अप ऑल्सो वो डेफिशिएंसीज होने में कम चांसेस हैं। जी बिल्कुल। तो बच्चा हेल्दी हो इसके लिए ज़रूरी है कि एडोलेसेंट गर्ल जो लड़कियां होती हैं उनकी डाइट का अच्छा ध्यान रखा जाए। डॉक्टर प्रवीण, आसान नहीं है इतना बड़ा देश इंडिया और उसमें मेल न्यूट्रिशन पर कंट्रोल करना। किस तरह के चैलेंजेस आपको दिखाई देते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज जो कुछ सालों के प्रयास में अगर हम ये देखें तो हमारी चाइल्ड सर्वाइवल डेफिनेटली बेहतर हुई है ना।
और अगर हम ये देखें तो कुपोषण में भी जो अंडर न्यूट्रिशन की बात करें तो उसमें जो है डेफिनेटली कमी आई है। जो हमारी समस्याएं हैं जिसको हमें हैंडल करने की ज़रूरत है वो है बढ़ता हुआ ओबेसिटी और ओवरवेट की, जो आजकल स्कूल गोइंग बच्चों से ही देखने को मिलता है। और ये देखा गया है कि हमारे पीछे के 2-3 जो सर्वे हैं नेशनल लेवल, उसमें ये देखा गया है कि हमारे राइजिंग ट्रेंड है। और ऐसा बीच बीच में ये भी देखने को गया है, कुछ कुछ जो स्टडीज़ की गई है उसमें भी ये देखा गया है कि कई तरह की जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं वो जो है ओवरवेट और ओबेसिटी के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इनमें बदलाव किया जाए। अभी के समय ये चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है जैसा हम बता रहे हैं, और ये जो जनरेशन है वो पूरा का पूरा बाहरी खानों पे, जैसा हमने अभी चर्चा किया कि पैकेज फूड्स के तरफ जो है हमारा जो काफ़ी ज़्यादा रुझान हो गया है। तो उसको जो है पूरा वापस लाना, जो हमारे नेचुरल फूड्स हैं हमारे खाने में, जो एक कंसेप्ट होता है, एक माई प्लेट जो कंसेप्ट बोलते हैं, जो एक हेल्दी थाली की बात करते हैं, तो उस हेल्दी थाली में ये जो हमारी NIN है उनकी भी जो है रिकमेंडेशन है कि जो खाने थाली का जो नॉर्मल हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसका आधा जो है हमारा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होना चाहिए, जबकि वो नहीं देखा जाता। ज़्यादातर हमारी जो जनरेशन है वो चाहे तो पैकेज फ्रूट्स खाते हैं। कई बार हमें ये समझ नहीं होता कि एक बर्गर और जो हमारा जो पिज़्ज़ा होता है वो इतनी ज़्यादा कैलोरी डेंस होता है कि वो कई बार पूरे 24 या 48 आवर्स की रिक्वायरमेंट एक साथ पूरा कर देता है जी। और हमारी दूसरी तरफ फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, तो ये ज़रूरी है कि हम अपने खाने में बदलाव करें। खाने में दूसरा हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, जो अब चूँकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ हमारी जो है जो कॉमन प्लेसेस है वो कम होते जा रहा है। स्कूल में फिजिकल एक्टिविटी भी जो हमारा नॉर्मली पहले देखा जाता था कि एक हमारा फिजिकल एक्टिविटी का क्लास होता था, वहाँ पे 45 मिनट टू 60 मिनट्स यूजुअली जो है सब लोगों को फिजिकल एक्टिविटी होती। कई बार जो है केयर गिवर की तरफ से भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वहाँ पे जो है फिजिकल एक्टिविटी होती थी। हम लोग छोटी फैमिली हो गई है, ज़्यादातर हम लोग इतने ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए अपने बच्चों के प्रति कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो है फिजिकल एक्टिविटी का क्लास जो है नहीं करना है, बट वो जो है बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है, बिकॉज वो सोशल भी उनकी डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता था, फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव होती थी, और उससे जो है बच्चे की जो हम डाइट लेते हैं उसकी यूटिलाइजेशन भी बेटर होती थी। तो ये कई तरह की ये चैलेंजेस हैं, जैसा मैडम ने बताया है। हमारे लिए जो मेजर चैलेंज है कि हमारे को प्री कंसेप्शन केयर को बेहतर करने की ज़रूरत है। और जब हम प्री कंसेप्शन केयर की बात करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बिफोर जो प्रेगनेंसी प्लान है, तो वहाँ पे उसकी न्यूट्रिशन को भी इम्प्रूव करना है। या अगर कोई उसको डिजीज़ है, जैसा हमें देखा गया है कि अब इतनी ज़्यादा जो है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, हमें ये भी पता है कि अगर डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन वाली माताओं में अगर प्रेगनेंसी होती है तो उनमें जो है लो बर्थ वेट की भी संभावना ज़्यादा होती है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होता है, प्रीमेच्योरिटी भी ज़्यादा होता है। तो अगर हम प्रेगनेंसी के पहले ही उसको आइडेंटिफाई करके उसको ऑप्टिमाइज़ कर लें और ठीक कर लें तो हम इसको बेहतर चैलेंज मतलब इसको टैकल कर पाएंगे। ये हमारा समझना है। जी बिल्कुल डॉक्टर सीमापुरी, आपसे भी समझना चाहेंगे किस तरह के चैलेंज आपको दिखाई देता है। ये तो एक समझ में आ रहा है कि ओबेसिटी इज़ ए प्रॉब्लम, लेकिन इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का या फिर हर इजीली एक्सेसिबल है और टेस्ट भी होता है, तो बच्चे जानते हुए भी कि ये हार्मफुल है उसको नहीं कट ऑफ कर पाते हैं। क्या चैलेंजेस आपको नज़र आते हैं? अवेयरनेस भी एक बड़ा चैलेंज है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा, अवेयरनेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और द राइट इन्फॉर्मेशन, एक्सेस टू द राइट इन्फॉर्मेशन, कहाँ से हमें सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो इस इनिशिएटिव के लिए मैं बताऊंगी कि गवर्नमेंट जो है बहुत कुछ प्रयास कर रही है। और जैसे मैंने आपको बताया, ईट राइट मूवमेंट है, आपने सब ने शायद टीवी पे वो ऐड देखा होगा, आज से थोड़ा कम, जो बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसमें कि आज से थोड़ा कम नमक खाइए, आज से थोड़ा कम चीनी खाइए। तो अगर हम इन ऐसे इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा स्प्रेड करें, आपके टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अन्य माध्यम, सोशल मीडिया से भी, लेकिन वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो अवेयरनेस क्रिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑफ कोर्स जैसे छोटे बच्चों में इन्फेक्शन बहुत हाई होता था, तो स्वच्छ भारत इनिशिएटिव में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो क्लेanलीनेस, हाइजीन,
बहुत अन्य चीज़ें और भी हैं जो आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस को अफेक्ट करता है, पोषण स्तर को अफेक्ट करता है। तो पोल्यूशन आजकल बहुत चर्चा में है कि पोल्यूशन से भी डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं और फिर पोषण स्तर गिरता है। तो एक बहुत आसान नहीं है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन हम अपने पर्सनल लेवल पे हम अगर छोटे छोटे प्रयास करें और जैसे बताया कि पोषण में 3 चीज़ों का ध्यान रखें। मैं कहती हूँ हमेशा वैरायटी, विभिन्नता जो है वो बहुत ज़रूरी है, मॉडरेशन एंड बैलेंस। किसी भी चीज़ का एक्सेस प्रयोग ना करें। अगर हम बच्चों को कहें कि आप प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं खाइए, आप चिप्स बिल्कुल मत खाइए, आप नमकीन बिल्कुल मत, पैकेज फूड बिल्कुल मत खाइए, जो चीज़ आप मना करेंगे वो बच्चा ज़रूर करेगा। तो इसलिए अगर आप उसको कभी कभी अलाउ करते हैं या उसको एक मॉडरेशन में या बैलेंस में बताएंगे तो फिर भी जो है वो पोषण स्तर मेंटेन हो सकता है। जी, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर सीमा कि अगर बच्चों को कहा जाए कि आप मॉडरेशन में खाइए, बैलेंस खाइए, वैरायटी, आपने ये तीनों बातें कहीं, उससे कहीं ना कहीं इसको काफ़ी कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर प्रवीण, आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे इंडिया फाइट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन पर। तो कंक्लूडिंग यही है कि हम सब लोगों को मिलके काम करना है, और जैसा मैंने बताया है आपको कि परिवार के बाकी सदस्यों को भी अपने बच्चों के साथ जो एसेंशियल न्यूट्रिशन प्रैक्टिस है वो करने की ज़रूरत है। आप जो है बैठ के सोशल मीडिया पे या आप मोबाइल पे जो है अगर मान लीजिए सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और बच्चों को कहें कि नहीं आप जो है बाहर जाके खेलो, तो वो शायद नहीं होता। बट परिवार के बाकी सदस्य भी अगर मान लीजिए कि जंक फूड खा रहे हैं बाकी के लोग और बच्चों को हम मना करें तो वो नहीं हो सकता। थर्ड जो इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए मैसेज है परिवार के सदस्यों के लिए कि कई बार माताओं ने ये होता है कि वो पैकेज जो फ्रूट जूसेस या बाकी चीज़ें देते हैं उसके जगह आप नेचुरल फ्रूट्स को दें, होल फ्रूट्स, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी और बाकी चीज़ों को करें, तो इन सब चीज़ों के समन्वय से ही हमारे पोषण स्तर को और भारतवर्ष को हम कुपोषण मुक्त कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। थैंक यू। बिल्कुल डॉक्टर सीमा, आपसे भी एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे? हाँ जी, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि डाइट, पोषण और लाइफस्टाइल दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे हमने चर्चा की है, फिजिकल एक्टिविटी इवन इन डेली लाइफ, मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि आप फुटबॉल खेलने जाएं या बच्चे को आप किसी क्लास में भेज रहे हैं, लेकिन घर में ही अगर आप हर चीज़ रिमोट पे ना डिपेंड करें, अगर आप हर चीज़ थोड़ी एक्टिविटी करें, हर चीज़ उठ के लें, 10 चक्कर लगाएं अपने घर में या गार्डन में या सड़क पे, तो वो बहुत बेनिफिशियल है। दूसरी बात ये है, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डाइट में जैसे मैंने पहले बताया, मॉडरेशन, बैलेंस एंड वैरायटी, पर मैं ये भी कहूँगी ईट लोकल, ईट सीजनल, ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स। अगर हम कुछ भी साइंस ना करें, कुछ कैलकुलेशन ना करें, कुछ डाइट कैलकुलेशन ना करें, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपकी डाइट आपके पोषण स्तर को मेंटेन कर सकती है। जी बिल्कुल डॉक्टर सीमा, डॉक्टर प्रवीण, आप दोनों ने वक्त निकाला, स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी हमें दी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे दोनों गेस्ट अभी मौजूद थे और हमको जानकारी दे रहे थे कि इंडिया में जो मेल न्यूट्रिशन है उसे कैसे दूर किया जा सकता है, और बहुत ही सिंपल फार्मूला उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जो भी आप खा रहे हैं, आपकी डाइट में वैरायटी होनी चाहिए, मॉडरेशन और बैलेंस होना चाहिए। साथ ही बताया कि जितना खान पान में बैलेंस ज़रूरी है उतना ही स्लीप भी ज़रूरी है, और फिज़िकल एक्टिविटी की भी बहुत अहमियत है। तो हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दीजिएगा। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है hopddurdu@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।